हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 20 फरवरी को आपने अपने हिंदी विषय का प्रश्न पत्र दिया था परीक्षा के लिए। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि मेरा उत्तर कितना शुद्धता के निकट है। आज हम अपने स्तर पर आकलन करेंगे कि हम अपने प्रयास के कितना निकट पहुंच पाए हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक प्रश्न के संभावित सही उत्तर के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपना और अपने परिश्रम का आकलन कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड अ, और खंड अ में आपको ज्ञात होगा कि एक एक अंक के 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो MCQ बेस्ड थे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 जो आपका अपठित गद्यांश था, आपने अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए एक एक अंक के 10 प्रश्नों के सही विकल्प चुने होंगे। अब हम ये अनुमान लगाते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि हम अपने उत्तर के कितने निकट पहुंच पाए। सबसे पहले आपने इस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत पहला प्रश्न जो आपका था, महात्मा गांधी की प्रमुख चिंता क्या थी। तो गद्यांश के आधार पर आपका पहले प्रश्न का जो निकटतम शुद्ध उत्तर होना चाहिए, विकल्प होगा आपका ए, स्वच्छता। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में आपका सही विकल्प होगा गांधी जयंती से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। तो ये 4 विकल्प जो आपके सामने हैं, इन 4 विकल्प में आपका शुद्ध उत्तर होना चाहिए ए, जाति भेदभाव। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। भारतीयों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो गद्यांश में जो वर्णित संकेत दिए गए हैं उसके आधार पर आपका शुद्ध उत्तर होना चाहिए डी, स्वच्छता के महत्व को नहीं समझने के कारण। क्योंकि आज़ादी से पूर्व एक जाति विशेष के प्रति एक दृष्टिकोण रखा जाता था और गांधी जी लोगों की इस भेदभाव की भावना से आहत थे और वे चाहते थे कि स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस आधार पर हमारा शुद्ध उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न में बात करें प्रश्न नंबर 5, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपका सही विकल्प होना चाहिए स्वच्छता सबसे आवश्यक है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, जान है तो जहान है, और जान कब रहेगी, जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रखेंगे अपने आप को, तभी हम अपने लिए और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए स्वच्छता सर्वोपरि है। इस आधार पर सही विकल्प होना चाहिए स्वच्छता सबसे आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध है। तो जो विकल्प हमारे सामने हैं, तो उन विकल्पों के आधार पर जो निकटतम उत्तर होगा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। किसी भी देश में योजना बनाने का उद्देश्य होता है, उस योजना का उद्देश्य होता है देश के नागरिकों तक वह सुविधा पहुंचाना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। कायाकल्प पहल योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो जो गद्यांश में वर्णित किया गया है उसमें शिक्षा संबंधी की कार्यक्रम की बात नहीं हुई है, इसलिए हमारा विकल्प होगा, सही विकल्प होगा शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 9, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। बीमारियों से बचने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, स्वस्थ समाज बनाने के लिए, देश के विकास के लिए। तो जो निकटतम शुद्ध उत्तर होना चाहिए वह है जनता को जागरूक करने के लिए। लेकिन सभी विकल्प समानार्थी हैं और इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित उत्तर ही मान्य होगा।
स्वच्छता को आप किस प्रकार की जिम्मेदारी मानते हैं? तो इसके लिए आपका सही विकल्प होना चाहिए व्यक्तिगत। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 जो आपका अपठित काव्यांश था, आपने पूरे काव्यांश को पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद एक एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 1, काव्यांश में कठिन साधना में निरत किसे बताया गया है? तो काव्यांश के आधार पर आपका सही विकल्प होगा कर्ण। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति का रहस्य समझ से परे क्यों होता है? आपको अपना विकल्प चुनना चाहिए था प्रकृति में विद्यमान भिन्नताओं से, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को जान नहीं पाता है। इस कारण से यहाँ पर हमारा प्रश्न के अनुसार विकल्प होगा बी। प्रश्न नंबर 3, जलद पटल में छुपा किंतु रवि कब रह सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपना सही विकल्प चुनना है प्रतिभा को दिखाया नहीं जा सकता। कर्ण में अर्जुन को क्यों ललकारा होगा? तो स्वाभाविक है अपनी योग्यता को बताने के लिए। ये विकल्प आपको अपने प्रश्न के सही उत्तर के लिए चुनना चाहिए था। बात करते प्रश्न नंबर 5, कर्ण किस प्रकार के व्यक्ति को धिक्कारता है? तो काव्य के अर्थना अनुसार आपको अपना उत्तर चुनना चाहिए था सस्ती लोकप्रियता वाले लोगों को। इस प्रकार से आपने इन 5 प्रश्नों के जो सही उत्तर हैं इन विकल्पों में से चुने होंगे। अब बात करते हैं, अगर आपने पहला विकल्प नहीं चुना है और अगर आपने अपने प्रश्न पत्र में विकल्प 2 चुना हो तो आपके सामने दूसरा काव्यांश दिया गया था, उसे आपने पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद जो कथ्य उभर कर सामने आता है और उससे जो प्रश्न बनते थे और उन प्रश्नों से जो प्रश्न बने उनके विकल्प क्या हों, सही विकल्प क्या होंगे? तो प्रश्न नंबर पहले के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अज्ञातवास का कथन है। तो यहाँ पर आपका विकल्प होना चाहिए गुप्त रूप से रहना। हो सकता है कि कुछ छात्रों ने, क्योंकि निकटतम उत्तर सी भी हो सकता है, लेकिन काव्य का जो कथ्य है उसके अनुसार यहाँ पर सटीक उत्तर होना चाहिए डी, गुप्त रूप से रहना। पांडव वन में किस रूप में लौटे थे? और जब वे लौटे तो आपको संघर्ष से होकर गुजरे थे, और जब आदमी संघर्ष से गुजरता है तो उसकी दृढ़ता और भी बढ़ जाती। तो इस आधार पर काव्य के कथानक के आधार पर आपका विकल्प होगा बी, दृढ़ होकर। अगले प्रश्न में बात करें, विपत्ति में किससे घबराहट होती? तो आपका सही विकल्प होगा ए, कायर। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करें, पर्वत के जाते पांव खड़, इस पंक्ति का भाव होगा। तो आपको अपना विकल्प चुनना चाहिए कठिनाइयों का समाप्त होना। प्रश्न नंबर 5, मानव जब जोर लगाता है पंक्ति में मनुष्य किस प्रकार के गुण की ओर संकेत करता है? तो आपको अपना सही विकल्प चुनना चाहिए था ए। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 के बारे में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये अभिव्यक्ति माध्यम से पूछे गए 5 वैकल्पिक प्रश्न थे। पहला प्रश्न, नियुक्त पेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो आपका सही विकल्प होगा अन्य खबर से जोड़कर किया जाने वाला लेखन। प्रश्न नंबर 2, समाचार पत्रों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी क्यों देनी पड़ती है? तो आपका सही विकल्प होना चाहिए सी, पाठकों की रुचियों के लिए। प्रश्न नंबर 3, बेट कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में किस नाम से बुलाते हैं? तो आपका सही विकल्प होगा ए, संवाददाता। प्रश्न नंबर 4, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय लेखन को माना जाता है अखबार की आवाज़। ये आपका सही विकल्प। प्रश्न नंबर 5, फीचर की किस प्रकार के लेखन माना गया है? तो आपको इन 4 विकल्प में से आपका सही विकल्प चुनना था आपको आत्मनिष्ठ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको सही विकल्प चुनना था। ये पठित काव्यांश है, छोटा मेरा खेत चकोना से लिया हुआ। अब ये काव्यांश देकर आपसे एक एक अंक के जो 5 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था आपका, काव्यांश में प्रयुक्त खेत का अर्थ है? तो आपका सही विकल्प होगा कागज। प्रश्न नंबर 2, कोई अंधड़ कहीं से आया, पंक्ति में प्रयुक्त अंधड़ का अर्थ होगा। तो
आपका निकटतम शुद्ध उत्तर होगा सी, भावों की आंधी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। बीज का अस्तित्व किसके संस्पर्श से गल जाता है? तो आपका विकल्प होगा ए, कल्पना। भावना रूपी बीजों के गलने से क्या परिणाम होगा? आपका विकल्प होगा डी, शब्दों के अंकुर फूट पड़े। प्रश्न नंबर 5, कल्पना को रसायन क्यों कहा गया है? काव्य के भाव के अनुसार निकटतम उत्तर होगा सर्जन का मूलभूत तत्व। ये आपका शुद्ध उत्तर होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प आपको चुनना था। बाजार दर्शन से ये गद्यांश लिया गया था और इस गद्यांश से पहला प्रश्न बनता था, बाजार को जादू क्यों कहा गया है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प होगा जरूरत पैदा करने के कारण। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। जादू की मर्यादा से आप क्या समझते हैं? तो आपको विकल्प के रूप में आपने चुना होगा ए, प्रभाव की सीमा। बाजार का असर कब अधिक होता है? तो सही उत्तर के लिए आपने विकल्प चुना होगा जेब भरी और मन खाली होने के कारण। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। मन खाली और जेब भरी होने पर बाजार का प्रभाव कैसा होता है? तो लेखक ने इसको विनाशक बतलाया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हमारा विकल्प होगा डी, विनाशक। बाजार का सभी सामान उपयोगी लगने का कारण क्या होता है? तो लेखक ने इसका कारण बतलाया था सब कुछ खरीदने की इच्छा, और अर्थात आपका जो विकल्प सी है ये आपको चुनना चाहिए था और संभवतः आपने ऐसा किया भी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशक सही विकल्प का चुनिए। तो आपको मालूम है कि प्रश्न नंबर 6 आपकी जो अनुपूरक पुस्तक है वितान से लिया गया था और इसमें एक अंक के 10 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम एक प्रश्न के सही विकल्प के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न, सम हाउ इम्प्रॉपर सिल्वर वेडिंग के लिए इस वाक्यांश में किस प्रकार की ध्वनि निकलती है? तो आपको विकल्प चुनना चाहिए था असमंजस की स्थिति। दूसरा प्रश्न, जूझ कहानी के नायक के जीवन में संघर्ष की अधिकता क्यों थी? आपको कथानक के अनुसार जो निकटतम शुद्ध उत्तर होना चाहिए, तो हमारा विकल्प होगा पिता के सहयोगी ना होने के कारण, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हुई थी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर का नाम था मोहनजोदड़ो, यानी आपने अपने सही उत्तर के रूप में डी विकल्प चुना होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। यशवर बाबू ने दफ्तर की घड़ी को सुस्त क्यों बतलाया? कारण आपको बतलाना था बी, उनकी घड़ी से मेल नहीं खाने के कारण। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। राजस्थान के कुलधारा गांव के लोग कैसे थे? तो आपको सही विकल्प के रूप में चुनना चाहिए था स्वाभिमानी, अर्थात डी आपका सही विकल्प होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं। इस कथन में माँ का कौन सा भाव झलकता है? तो सही उत्तर के रूप में आपको ए विकल्प चुनना चाहिए था, संभवतः आपने ऐसा किया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आप 1 अंक के अधिकारी बन जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। दत्ताजी राव का ये कथन मैं पढ़ाऊंगा तुझे से दत्ताजी लेखक के प्रति किस प्रकार की भावना प्रकट करते हैं? तो सही विकल्प होगा आपका लेखक के प्रति सहानुभूति। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। महाकुंड की दीवारों की चिनाई करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? तो विषय वस्तु के अनुसार हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी चूने और चिरोड़ी का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। पहली ही झलक में हमें आप अलग कर दिया, अतीत में दबे पांव, पाठ से ली गई इस पंक्ति में आप अलग कर दिया का यहाँ पर आशय होगा आश्चर्यचकित कर देना, अर्थात ए विकल्प आपने चुना होगा। प्रश्न नंबर 10, मोहनजोदड़ो के खास हिस्से के सिरे पर स्थित जो स्तूप वाला चबूतरा है जिसे बौद्ध स्तूप के रूप में जानते हैं, उसे गढ़ कहा गया है। अब बात करते हैं हम खंड ब के बारे में जो वर्णनात्मक था। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए और ये अभिव्यक्ति माध्यम से कहानी और नाटक में क्या क्या समानता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बतलाना था कि दोनों में कथानक होता है, दोनों में ही पात्र होते हैं, दोनों में ही संवाद होते हैं। कहानी लिखने का भी अपना उद्देश्य होता है, नाटक लिखने का भी अपने। इसके अतिरिक्त
कहानी और नाटक दोनों का प्रारंभ होता है, विकास होता है और अंत में अंत होता है। ये समानता बतलाते हुए 3-4 पंक्ति में आपको अपना उत्तर विकसित करना था। संभवतः आपने ये जानकारी अपने उत्तर में दी होगी, तो आपका उत्तर सही उत्तर की परिधि में आ जाता है और आप अंक पाने के अधिकारी बन जाते हैं। अब बात करते हैं ख, रेडियो नाटक और सिनेमा में क्या क्या भिन्नता है। तो आपको बतलाना था कि सिनेमा दृश्य माध्यम है, जबकि रेडियो नाटक श्रव्य है। सिनेमा में दृश्य होते हैं, जबकि रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता। श्रोता कल्पना के आधार पर एक काल्पनिक इमेज तैयार करता है। आपको इस प्रश्न के उत्तर में बतलाना है कि जो सिनेमा के रेडियो नाटक के जो पात्र होते हैं वो सजीव होते हैं। रेडियो नाटक के पात्र काल्पनिक होते हैं, क्योंकि उन्हें हमने आंखों से देखा नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ अनुमान से उस पात्र की कल्पना कर लेते हैं। रेडियो नाटक, इसमें भाव भंगिमा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि नाटक में चरित्र अथवा पात्रों के द्वारा भाव भंगिमाओं की आवश्यकता होती है। ग, क्या नए अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की कोई तकनीकी हो सकती है। तो आपको बतलाना है कि साहित्य की जितने भी विधा हैं सबकी अपनी अपनी शैली होती है, लेकिन अप्रत्याशित विषय पर जो लेखन है वो लेखक पर निर्भर करता है। इसलिए इसको एक सीमा परिधि में तो नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हाँ, आत्मपरीक्ष शैली इसके लिए उपयुक्त कही जा सकती है। लेकिन इन्हें लिखते समय किन किन बातों की हमें सावधानी रखनी चाहिए, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बतलाना था कि लेखक लेख लिखते समय किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। लेखक एक ही विचार की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करे, यानी कि पुनरावृत्ति से बचे। इसके अतिरिक्त वैयक्तिक विचार व्यक्त करते समय लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि उसके व्यक्तिगत विचारों से किसी व्यक्ति विशेष की भावना आहत ना हो। इस प्रकार की सावधानी लेखक को अप्रत्याशित लेखन करते समय रखना चाहिए। इस प्रकार की सूचना आपको अपने उत्तर में देना था। संभवतः आपने ऐसा किया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 पर जो एक रचनात्मक लेख है, छात्र का अपना कौशल है, छात्र की अपनी सोच है, छात्र का अपनी शब्दाभिव्यक्ति का कौशल अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर हम इस पर विशेष रूप से चर्चा न करके हम प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। लेखन में भाषा व्याकरण वर्ती का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुद्रित माध्यमों के लिए लिखते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में बतलाना है, लेखन में भाषा व्याकरण वर्तनी और शैली का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको ये बतलाना चाहिए था कि भाषा सहज प्रवाह और तारतम्यता हो। आपको बतलाना था कि समय सीमा और आवंटित क्षेत्र का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुद्रित माध्यम में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि लेख छपने से पहले लेख में जो मौजूद गलतियां हैं, अशुद्धियां, उन्हें दूर कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना आपको इस प्रश्न के उत्तर में देना चाहिए था और आपने ऐसा किया भी होगा। ख, फीचर लेखन और समाचार लेखन की शैलियों पर विचार व्यक्त किए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको बतलाना था कि फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते समय रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण होता है और जिसका प्रयोग वह अपने लेख में कर सकता है। इस प्रकार की सूचना आपको इस प्रश्न के उत्तर में देना चाहिए था और आपने ऐसा किया होगा। विचार कीजिएगा। प्रश्न नंबर ग, संपादकीय लेख कौन लिखता है? समाचार पत्र पत्रिकाओं में इसका क्या महत्व होता है? इस लेखन के साथ किसी का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? इस प्रश्न में 3 बातें हो गई। कौन लिखता है, महत्व क्या है
और नाम क्यों नहीं दिया जाता? तो आपने अपने उत्तर में लिखा होगा बच्चों कि संपादकीय लिखने का काम पत्र जो संपादक है वह करता है। संपादकीय क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या है? संपादकीय में संपादक का पूरा व्यक्तित्व झलकता है। आपको बतलाना था कि अपने संपादकीय लेखों में संपादक युग बोध को जागृत करने वाले विचारों को प्रकट करता है। ये अक्सर अहस्ताक्षरित होता है, अर्थात इस लेख में मुख्य संपादक के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। संपादक पृष्ठ ही उस पत्र की अंतरात्मा होती है। पाठक प्रत्येक समाचार पत्र का एक अलग व्यक्तित्व देखना चाहता है। संपादकीय पृष्ठ से समाचार पत्र के विचारों का पता चलता है। समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार, प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्रों की नीति, सोच, विचारधारा को प्रस्तुत करता है। संपादकीय के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं, समाचारों पर अपनी व्यक्तिगत राय को प्रकट करता है। अब हमें इस प्रश्न का भी उत्तर देना है कि इस लेखन के साथ किसी का नाम क्यों नहीं दिया जाता। तो आपको एक दो पंक्तियों में यह बतलाना था कि इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संपादकीय को समाचार पत्र एक संस्था के तौर पर लिखा जाता है, इसलिए व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं लिखा जाता, इसलिए इस पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की सूचना आपको इस प्रश्न के उत्तर में देना चाहिए था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, देने थे। पहला, तुलसीदास ने अपने युग के जिस दुर्दशा का वर्णन किया, आज के संदर्भ में उस टिप्पणी कीजिए। आप देखिए कि प्राकृतिक आपदाएं युगों युगों से चली आ रही है और तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से अपने काव्य में जिस सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा का वर्णन किया, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि तुलसीदास जी के समय दुर्भिक्ष पड़ा हो, अर्थात भीषण अकाल पड़ा हो। और जब अकाल पड़ता है तो न व्यापारी के पास व्यापार रहता है, न किसान के पास खेती के अवसर रहते हैं, न मजदूर के पास मजदूरी के अवसर रहते हैं। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है। ये स्थिति उस समय भी थी और ये स्थिति आज भी देखी जा सकती है। आपको दोनों युगों में इस प्रकार का साम्य अभिव्यक्त करना था अपने शब्दों के माध्यम से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, अर्थात सेंटर आइडिया लिखना था। तो इस प्रतिपाद्य में आपने लिखा होगा कि जब ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब मनुष्य मंजिल के निकट होता है, लक्ष्य के निकट होता है, तो उसकी व्यग्रता, उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है। लेकिन जब जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, जीवन में अपना कोई ना हो या प्रतीक्षा करने वाला कोई ना हो, ऐसे जीवन में उस व्यक्ति का जो उत्साह है वो शिथिल हो जाता है। और आपने देखा कि पहले 2 स्टेंजा में, यानी 2 पद्यांशों में, पथिक के माध्यम से और चिड़िया के माध्यम से उत्साह व्यक्त किया गया, लेकिन कवि के एकाकी जीवन में जो पीड़ा है उसमें हमने देखा कि कवि के जीवन में कोई उत्साह नहीं। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि जीवन में अगर लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो उत्साह होता है, लेकिन अगर जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य ना हो तो जीवन उत्साहहीन हो जाता है। इन भावों को अलग अलग छात्रों ने अलग अलग प्रकार से लिखा होगा, किंतु भाव यही होना चाहिए निष्कर्ष रूप में। अब बात करते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता का संदेश लिखिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की निष्ठुरता, निर्दयता, उनकी व्यवस्थिकता पर व्यंग्य किया है। दूरदर्शन को या जो मीडिया है उसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं
और मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि देश और समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उस सत्य को सामने लाना। लेकिन आज मीडिया शुद्ध व्यवसाय बन गया है और अपने व्यवसायिक लाभ के लिए वो इतना संवेदनाशील हो गया कि वह किसी भी हद तक गुजर सकता है। और इसलिए हमने देखा कि काव्य में एक अपाहिज के माध्यम से कवि ने इस वेदना को व्यक्त किया है। ये एक अपाहिज नहीं है, बल्कि ये उन सारे लोगों का दर्द है जो अभाव में जी रहे हैं, संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं, कष्ट में जीवन जी रहे हैं। लेकिन मीडिया उसके समाधान के लिए नहीं, बल्कि समस्या से पैसा कैसा कमाया जा सकता है, इस पर कवि ने व्यंग किया है। इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में करना चाहिए था और आपने ऐसा किया भी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में, जो काव्य खंड से ही था। बुगलों के पंख कविता के आधार पर सौंदर्य का वर्णन कीजिए जिसने कवि के मन को मोह लिया था। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में बतलाना है कि कवि प्रकृति प्रेमी हैं। आकाश में काले काले मेघ किस प्रकार से उमड़ घुमड़ रहे हैं। इन काले मेघों के सामने श्वेत पंख वाले जो बगुले उड़ रहे हैं और काले मेघों के सामने ये श्वेत पंख वाले बगुले किस प्रकार से कवि को अपने आकर्षण में बांध लेते हैं और कवि एक टक बिना पलक झपकाए इस दृश्य को देखता रहना चाहता है। ऐसी कामना, ऐसी इच्छा कवि ने व्यक्त की है और इन्हीं भावों को आपको अपने प्रश्न के उत्तर में स्थान देना चाहिए था। बात करते हैं बादल राग कविता में कवि बादल को किस रूप में बुलाता है और क्यों। तो बादल राग कविता में कवि ने क्रांति के रूप में बादलों का आह्वान किया है। जब देश में, समाज में अव्यवस्था होती है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, इस व्यवस्था में एक बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए आवश्यक है क्रांति। तो कवि ने यहाँ पर बादल को क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के भावों से आपको अपने इस उत्तर की पुष्टि करनी चाहिए थी और संभवतः आपने ऐसा किया भी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के ग के बारे में। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की और की। तो आपने देखा होगा कि दूसरी संज्ञा में तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। जिस प्रकार से अपने समय में सारी दुनिया रावण के प्रभाव से आतंकित थी, उसी प्रकार से दुर्भिक्ष के कारण सारी जनता त्रस्त है। तो इस कारण से यहाँ पर कवि ने अर्थात तुलसीदास जी ने यहाँ पर दरिद्रता की तुलना रावण से की है। इस आशय को का संकेत आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में देना चाहिए था। संभवतः आपने ऐसा किया भी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में, जो गद्य खंड से था। पहला, भक्ति की तुलना हनुमान जी से करने के कारणों का प्रकाश। तो जिस प्रकार से हनुमान जी की पहचान है कि हनुमान जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था कि अपना जीवन वे प्रभु श्री राम की चरणों में व्यतीत कर देंगे, उनकी सेवा में व्यतीत कर देंगे। इसी प्रकार से भक्ति ने भी अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था कि वह अपनी मालकिन अर्थात लेखिका के साथ रहते हुए अपना शेष जीवन लेखिका की सेवा में व्यतीत कर देगी। दोनों की भावनाएं समान होने के कारण यहाँ पर लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से साथ की है। इस प्रकार के भाव अर्थात आशय आपने अपने उत्तर में स्पष्ट किया होगा। अब बात करते हैं 12 के ख के बारे में। काले मेघा पानी दे पाठ में मेढक मंडली पर लोगों द्वारा सहज गए पानी को फेंकने पानी की निर्मम बर्बादी क्यों कहा गया है। अब देखिए, अकाल पड़ा है, हर व्यक्ति को, हर पशु पक्षी को पानी की आवश्यकता है, लेकिन लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव है और वे
इंद्रसेना द्वारा इंद्रदेव से पानी मांगने के लिए अर्थात वर्षा के लिए जो उपाय करते हैं, लेखक का इस प्रकार के उपक्रम में मान्यता में विश्वास नहीं है। वह इसलिए इसे पानी की बर्बादी मानता है और इस आशय को आपने अपने उत्तर में लिखा होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के ग के बारे में। शीर्ष पुष्प केवल बहुओं के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। कथन का भाव शीर्ष के पाठ के आधार पर कीजिए। तो लेखक ने बतलाया कि शीर्ष का जो पेड़ होता है उसकी टहनियाँ भी कोमल होती हैं और उसके फूल भी कोमल होते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस कोमलता के उपरांत भी वह भीषण गर्मी का सामना करता है अविचलित रहकर, यानी कि कोमल होने के उपरांत भी मनुष्य अपने जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आती हैं, हमें भी शीर्ष के पेड़ की भांति उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ऐसा संदेश देना चाहते थे लेखक इस पंक्ति के माध्यम से, और संभवतः आपने भी इसी भाव को अपने उत्तर में व्यक्त किया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के क के बारे में। लुट्ठन पहलवान को ढोल को ही अपना गुरु क्यों माना? तो लुट्ठन पहलवान ने ढोल को ही अपना गुरु इसलिए माना क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त चांद सिंह का अपना गुरु था बादल सिंह, और जैसा जैसा निर्देश गुरु दे रहा था अखाड़े में, चांद सिंह वैसा वैसा कर रहा था। लेकिन लुट्ठन के साथ ऐसा नहीं था, उसका अपना कोई गुरु नहीं था। लेकिन जब उसने ढोलक की आवाज़ सुनी तो ढोलक की ध्वनि को ही उसने गुरु के द्वारा दिया गया निर्देश समझकर वैसा ही किया, और हमने ये भी देखा कि उसने शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त चांद सिंह को अखाड़े में पराजित किया। इसलिए लुट्ठन ने ढोलक को ही अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार का आशय आपने अपने उत्तर में अभिव्यक्त किया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के ख के बारे में। काली मेघा पानी दे पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए जीजी पर गांधी जी का प्रभाव था। जीजी पर गांधी जी का प्रभाव था तो आपने देखा कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ में एक स्थान पर एक वाक्य आया था, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन जीजी गांधी जी का उदाहरण देकर कहती हैं कि ये गलत है, होना चाहिए यथा प्रजा तथा राजा। तो इस तरह से हमने देखा कि जीजी गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। इस भाव को आपने अपने उत्तर में अंकित किया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के अंतिम प्रश्न। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं? परचेजिंग पावर का मतलब है मनी बैग, अर्थात किसकी जेब में कितना पैसा है, और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो अनावश्यक खरीदारी करता है, समाज में सोसाइटी में अपना रोब अपना रुतबा जमाने के लिए। तो ऐसे लोगों पर यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य भी किया है अपने पहले मित्र के माध्यम से, कि लेखक का जो पहला मित्र है उसने जो अनावश्यक खरीदारी की वो सिर्फ जेब में पैसे होने के कारण करते हैं। सिर्फ लेखक का मित्र ही नहीं, हमारे सोसाइटी में हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है और वे अपने आवश्यकता से अधिक धन होने का रुतबा अपने समाज पर अपने सोसाइटी पर जमाने के लिए वे अनावश्यक खर्च करते हैं। अतएव यहाँ पर परचेजिंग पावर का अर्थ है आवश्यकता से अधिक पैसा होना, और उसका किस प्रकार से कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार का उत्तर आपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा। तो ये थे एक वह सीमा परिधि जिसके अंतर्गत हमने अपने उत्तर को व्यक्त किया है। आप अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं इन सुनी गई बातों के आधार पर भी और पूर्व में पढ़ी गई विषय वस्तु के आधार पर भी। आशा है आपने
ऐसा ही किया होगा जिस प्रकार की चर्चा हमने की है। और अगर इसी को हमने आधार बनाकर अपना उत्तर लिखा तो निश्चित मानिए कि आप अच्छे अंकों के अधिकारी भी हैं और आपकी मेहनत अंक के रूप में आपको प्राप्त होगी। बात यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।